Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Function One Shot FF. Welcome and welcome back to my channel. गाइस बहुत दिन पहले मैंने एक वन शॉट अपलोड किया था और काफ़ी दिन हो चुके हैं मैंने कोई वन शॉट शेयर ही नहीं किया आप सबके साथ। इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगनी चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। बट अब एक न्यू वन शॉट FF लेकर आ चुकी हूँ जो कि हिस्टोरिकल है और ओमेगा वर्जन है। और ये FF काफ़ी ज़्यादा फ़नी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये मेरा ही फ़ैन फिक्शन है। सो मैं आप सबके साथ ये फ़ैन फिक्शन शेयर करना चाहती थी। तो चलिए आज का न्यू फ़ैन फिक्शन शेयर करते हैं। ये फ़ैन फिक्शन अलग टाइप का है। जो यहाँ पर जो विंग है वो एक गॉड है जो कि पूरे दुनिया को एक कहानी की तरह कंट्रोल करता है और इंसान उसका पूजा भी करते हैं। और यहाँ पर जो लान वांगजी है वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, वो एक अल्फ़ा है और वो यहाँ पर टॉप है। विंग एक मेल ओमेगा है और वो यहाँ पर बॉटम है। विंग स्वर्ग में रहता है और वांगजी धरती पे रहता है। फिर उन दोनों की मुलाकात ऐसी होती है और फिर क्या होता है आगे आपको पता लग ही जाएगा। सो कहानी की शुरुआत होने से पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर वर्ल्ड में इस फैन फिक्शन में दुनिया में जितने सारे लोग हैं उनकी अलग अलग कहानी है और विंग के पास हर एक कहानी का एक किताब है। हर एक फैमिली का एक किताब है जिस पे फैमिली की कहानी लिखी हुई होती है। और तो और वो हर रोज़ अपडेट भी होती है। मतलब हर रोज़ क्या क्या कहानी होती है वो उस किताब में ऑटोमेटिकली क्या बोलते हैं उसे, ऑटोमेटिकली वो लिखावट कंप्लीट हो जाती है और विंग उसे हर रोज़ पढ़ता है। उसे हर एक फैमिली की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद है और कम से कम उसने बहुत सारी स्टोरी पढ़ चुका है। वो लांस स्टोरी को पढ़ रही थी जो कि लांस के ऊपर था, जो लांस फैमिली से थे। और वो स्टोरी जब पढ़ रहा था ना तब उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि लान फैमिली में एक अल्फ़े को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है और उसे टॉर्चर भी करता है। उसकी सौतेली माँ और सौतेली भाई और सौतेली बहन, उसका फादर अपाहिज हो चुका है, इसीलिए ना घर का जितना सारा काम है वो ही करता है और उसका फादर कुछ नहीं कह पाता। वो लोग रिच तो है और उनका जो पूरा जो बिज़नेस उनका कपड़ों का बिज़नेस है। तो यहाँ पर जो कपड़ों का बिज़नेस वो लोग करते हैं वो उसका मामा करता है, ठीक है, उसकी मॉम और उसका मामा। तो यहाँ पर उसका जो फादर है वो अपाहिज है होने की वजह से वो अपने बेटे का रक्षा नहीं कर सकता है और वांगजी को हर रोज़ मार पड़ती है। और हर रोज़ अपडेट में सिर्फ वांगजी को मार पड़ने वाली ही कहानी आती है। विंग इसे हर रोज़ पढ़ के ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बोर भी हो चुका था। उसने कहा कहानी में कुछ ट्विस्ट लाने की ज़रूरत है। तभी अचानक से ड्रैगन गॉड उसके सामने प्रकट हो गए। विंग ड्रैगन गॉड को देखकर घबरा गया कि अचानक ड्रैगन गॉड यहाँ पर क्यों आया है। ड्रैगन गॉड विंग का गुरुजी था। उसने गुरुजी को ग्रीट करते हुए कहा, जी गुरुजी आप यहाँ पर। ड्रैगन गॉड अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ चुके थे। ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद उसने विंग से कहा, हे विंग, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। विंग ने कहा, क्या खुशखबरी है। ड्रैगन गॉड ने कहा कि तुम अपनी कोई भी 3 इच्छा पूरा कर सकते हो क्योंकि इन 6 महीनों में तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम किए हैं। विंग ने कहा, कोई भी 3 इच्छा। विंग ने पहला इच्छा मांगा कि मेरी शक्ति और बढ़ जाए और मैं दूसरे दर्जे पर आ जाऊं, क्योंकि विंग तीसरे दर्जे पर था। उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो गई। विंग ने दूसरा विश मांगते हुए कहा कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाऊं और बहुत खूबसूरत, कोई भी देखे तो एक ही झलक में मुझ पर लट्टू हो जाए। ये सुनकर ड्रैगन गॉड ने कहा, तुम बहुत लालची हो विंग। उसके बाद उसने विंग को वो विश पूरी कर दिया। विंग तुरंत चमकने लगा। विंग के अंदर से चमकने वाली रोशनी साफ साफ दिखाई दे रही थी। विंग का स्किन ग्लो करने लगा। फिर विंग को कहानी के बारे में याद आया। तभी ड्रैगन गॉड ने कहा कि तीसरी इच्छा बताओ। विंग ने कहा, तीसरी इच्छा यही है कि मैं धरती पर जाऊं और लान वांगजी की मदद करूं।
और तो और मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर ड्रैगन गॉड ने कहा, क्या तुम्हें एक ह्यूमन पसंद है? वेइंग ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा, हाँ। ड्रैगन गॉड प्लीज़ मेरा ये इच्छा पूरी कर दीजिए। ड्रैगन गॉड ने कहा, ठीक है, तुम जब चाहे किसी भी कहानी के अंदर जा सकते हो, लेकिन उसके बाद वाला जो तुम्हारा विश है मैं उसे पूरा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। विंग गुस्से में सिर पटकते हुए कहा, ये आपने क्या किया? पूरा विश पूरा नहीं किया आपने, आप बहुत गंदे हो। बट वो चला गया था वहाँ से। विंग एक फायर फिनिक्स में बदल गया और फायर फिनिक्स में बदलने के बाद वो वांग जी की कहानी के अंदर घुस गया। इधर हम अब वांग जी की कहानी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले वांग जी कोई कहानी नहीं है, वो एक ह्यूमन है और विंग एक फिनिक्स गॉड है। इधर जो वांग जी है वो धरती पर रहता है, जैसे कि हम लोग धरती पर रहते हैं वैसे ही वो धरती पर रहता है और हर वक्त अपनी काम में खोया रहता है। वो एक अल्फ़ा है, लेकिन वो बहुत मासूम है। वो हर वक्त चुपचाप रहता है, ज़्यादा बात नहीं करता। वो अपने उसूलों का पक्का है। वो अपनी फैमिली की मदद करता है, लेकिन बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलता, एक सूखी रोटी के अलावा। वांग जी को काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन वो हर वक्त खाना नहीं खा सकता है क्योंकि उसके लिए कुछ रूल्स हैं। वांग जी की मॉम की मौत होने के बाद वांग जी के फादर ने फिर से शादी किया था। उसके बाद वांग जी की एक बहन और एक भाई भी है जो कि उससे छोटा है, लेकिन फिर भी वो लोग भी वांग जी के ऊपर टॉर्चर करता है और उसके ऊपर हाथ भी उठाता है। बट वांग जी उसे कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वो अपनी सौतेली मॉम से काफ़ी ज़्यादा डरता है बचपन से ही। वांग जी 20 साल का हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि वांग जी अभी 2 साल का बच्चा है क्योंकि वो अपनी मॉम से बहुत डरता है। इधर मैडम लान काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली इंसान है। कपड़ों में दाग लगने की वजह से उसने वांग जी को इतना मारा कि उसकी पूरे शरीर पे घाव के निशान बन चुके थे। एक दिन भी उन्होंने मरहम नहीं लगाया। वांग जी रोते हुए अपनी मॉम को याद करते हुए कहा, मॉम, अगर आपको जाना ही था तो आप मुझे साथ लेकर क्यों नहीं जाए? आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? आपको पता है मैं यहाँ पर कितने मुश्किल में हूँ। इधर वांग जी रो रहा था। मैडम लान वहाँ पर आकर उसके हेयर को पकड़ते हुए कहा, तुम यहाँ पर बैठे बैठे झपकियाँ ले रही हो तो खाना कौन बनाएगा? वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा गया। वांग जी खाना बनाने के लिए चला गया। जब सब लोग डिनर टेबल पर थे तब मिस्टर लान ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसे कुछ ज़्यादा ही मार रहे हो और पीट रहे हो? ये सुनकर मैडम लान ने कहा, देखो आपका बेटा कुछ काम नहीं करता है, सिर्फ बैठकर खाता रहता है। अपनी मॉम को तो उसने खा ही लिया, अब मेरी फैमिली को खाने वाला है। देखिए ना मेरा बेटा कितना अच्छे से डिज़ाइन करता है कपड़ों में, और तो और मेरी बेटी हिसाब किताब में कितनी अच्छी है। अब बताओ आपका बेटा क्या काम करता है? मिस्टर लान ने कहा, पूरे घर संभालता है, घर चलाता है, बाजार जाता है, खाना बनाता है। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, हाँ, सिर्फ इतना ही करता है और कुछ नहीं करता। गाइस, ये फैन फिक्शन हिस्टोरिकल ओमेगा वर्सन है, ठीक है। जो हम स्टोरी सुन रहे हैं वो टोटली हिस्टोरिकल है। वांग जी टेबल के ऊपर पनीर के सूप को रखते हुए कहा, क्या मैं पानी लेकर आऊँ? ये सुनकर मैडम लान ने कहा, ये कोई पूछने वाली बात है, जाओ पानी लेकर आओ। इधर जो लान शिष्य थी, मतलब उसकी बहन के नाम लान सीसी, तो लान सीसी जो सूप को पी रही थी तो उसने कहा, क्या इतना तीखा सूप? वो गुस्से में पूरा सूप वांग जी की रब्स के ऊपर डाल दिया। वांग जी का रब्स गंदा हो गया। उसने कहा, ये तुमने क्या किया बहन? सीसी ने थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हें पता है ना मुझे तीखा पसंद नहीं है और तुम जानबूझकर तीखा डाल कर लेकर आए हो ताकि मैं ना पी सकूं। वांग जी ने कहा, नहीं, मैंने मिर्ची यूज़ नहीं किया है। मैडम लान ने कहा, क्या ज़बान लड़ा रहे हो? तभी इधर जो लान से चैन था, वांग जी का छोटा भाई, उसने कहा, इसकी ज़बान बहुत लंबी हो चुकी है मॉम, मुझे लगता है इसे कट करना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो चैन? तभी मैडम लान ने थप्पड़ मारते हुए कहा, वांग जी अपने हद में रहो, हर बात की जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? वांग जी, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उसने कहा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। मिस्टर लान ने कहा, कोई बात नहीं वांग जी,
तुम्हारी बातों का विश्वास यहाँ पर कोई भी नहीं करेगा। तुम जाओ और अपना खाना ख़त्म कर लेना। मैडम लान उठते हुए कहा, आपको किसने कहा बात करने के लिए? और तुम, अभी खाना नहीं मिलेगा, इसी वक्त जाओ और जो बर्तन है उसे मांज डालो और कुछ कपड़े भी हैं उसे धो डालो। उसके बाद आंगन को अच्छे से साफ़ करना और घर को भी पोछा लगाना, किचन को साफ़ करना। उसके बाद बगीचे को भी पैरों में पानी डालना और फिर मेरे पैरों की मालिश कर देना। उसके बाद तुम खाना खा सकते हो। उससे पहले तुम एक निवाला तक नहीं ले सकते, समझे वांग जी? वांग जी बहुत उदास हो गया क्योंकि सुबह के नाश्ते के बाद उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। एक तो इतना सारा काम वो सुबह से कर रहा है और दूसरी उसे अभी तक कुछ खाने को नहीं मिला है। वांग जी काफ़ी ज़्यादा उदास था और यही विश मांग रहा था कि मुझे इस सब से छुट्टी मिल जाए और मैं कहीं और चला जाऊं। लेकिन वो कहाँ जाए, उसका इस दुनिया में कोई और नहीं है। वांग जी जब बाज़ार जाता है तब वो बाज़ार से सब्जियां लेकर आता है और लोग उसे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। कुछ लोग उसका पीछा करते हैं और वांग जी के पास से पैसे छीन लेते हैं। चोरी का इल्ज़ाम वांग जी के ऊपर लगती है और फिर उसे कोड़े मारे जाते हैं। वांग जी की पीठ पर इतने कोड़े थे कि वो घाव में बदल गए थे और वांग जी हमेशा दर्द से कराहता रहता था। वो एक अल्फा होने के बाद भी वो इसका जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि उसका जो उसका जो बहादुरी है वो कहीं खोसा गया था। उसका जो आत्मिक शक्ति है वो उसके पास नहीं था, वो कहीं खोसा गया था। उसने अपनी आत्मिक शक्ति खो दिया था, इसके कारण कोई उसे मानता भी नहीं था। इधर विंग सब कुछ देख रहा था बट उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। इधर उस लड़की ने कहा, मॉम आपको नहीं लगता कि वांग जी इतने बड़े घर के काम करने के लिए बस एक ही इंसान है? तब वांग जी घर का पोछा लगा रहा था। पोछा लगाने के बाद वो अब गार्डन में पानी पेड़ों पे पानी देने के लिए चला गया था। मैडम लान ने कहा, मेरे पैरों की मालिश कौन करेगा? वांग जी जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करता है। उसने अपनी बेटी को देखते हुए कहा, लान सेसी अब बताओ तो फिर क्या करूं? अगर हम दूसरे मेड को रखेंगे तो उसे पैसे देना पड़ेगा। अब बताओ दूसरी मेड हम कहाँ से लेकर आए? सीसी ने कहा, मैं एक लड़की हूँ और मैं एक ओमेगा हूँ और वांग जी एक अल्फ़ा है। मैं उससे अपनी पर्सनल काम तो नहीं करवा सकता हूँ ना। हमें एक ओमेगा मेड लाना चाहिए, आप क्या कहते हो? मैडम लान ने कहा, अब उसके लिए तो उसे तनख्वाह भी देना पड़ेगा ना। मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं अपने पैसे को बर्बाद भी नहीं कर सकता। तभी सिचैन आते हुए कहा, मॉम किसने कहा पैसा बर्बाद करने के लिए? मैं एक लड़के को जानता हूँ, वो मो फैमिली का बच्चा है और पता है सब लोग उसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। उसकी मॉम भी मर चुकी है और उसकी जो आंटी है वो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हैं। और मैं चाहता हूँ कि मो के साथ मो शुआन्यू के साथ वांग जी की शादी हो जाए ताकि मो शुआन्यू को भी हम अपने हिसाब से चलाए। फिर मैडम लान ने कहा, क्या तुमने मो शुआन्यू को कभी देखा है? सब लोगों ने अपने सिर को ना में हिलाया। मैडम लान ने कहा, अगर वांग जी ने शादी के लिए ना कर दिया तो उसे पसंद ना आया तो? सिचैन ने कहा, उससे कौन पूछता है, वो बड़ा है, शादी करवाने का वक्त हो चुका है तो शादी करवा देते हैं और वैसे भी दुल्हन आ जाएगी, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कैसा है और कौन है। हमें बस एक मेड चाहिए और हमें मिल जाएगी। मैडम लान ने कहा, क्या मैडम वो मान जाएगी इसके लिए? क्या वो गुस्सा नहीं करेगी? ये सुनकर सिचैन ने कहा, नहीं मुझे नहीं लगता कि वो गुस्सा करेगी। मैं उन्हें एक स्क्रॉल भेजने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो मो शुआन्यू जो अपना चेहरा हमेशा छुपाता फिरता है, वो पता है वो एक पागल जैसा है और वो अपनी मुखौटे के अंदर अपनी फेस को छुपा कर रखता है। वो किसी को अपना फेस नहीं दिखाता, यहाँ तक कि मो कुल भी उसका फेस नहीं देख सके। हाँ, मुझे लगता है कि वो बहुत बदसूरत होगा और अगर वांग जी के साथ उसकी शादी हो जाए ना तो हमारे तो मज़े ही मज़े। ये सुनकर उन लोगों ने कहा, हाँ हाँ सही कहा तुमने स्क्रॉल भेज दो। इधर छुपकर वांग जी सब कुछ सुन लेता है।
उसकी आंख भर आती है, लेकिन वो कर ही क्या सकता है। उसका मन करता है कि वो एक वक्त के लिए यहाँ से भाग जाए, लेकिन उसका कदम उसके पापा के लिए रुक सा जाता है, क्योंकि अगर वांग जी उन्हें ना मिलेगा तो वो उसके फादर के ऊपर टॉर्चर करेंगे। वांग जी ये सहन नहीं कर सकता है। सिचैन वांग जी को देख लेता है और अंदर बुलाता है। जब वांग जी अंदर आता है तब वो बहुत घबरा जाता है। सीसी ने कहा, हाँ लान गगा, आपके लिए हमने एक बहुत खूबसूरत ओमेगा ढूंढी है। क्या आप शादी के लिए तैयार हो? वांग जी ना चाहते हुए भी डर के मारे हाँ बोल देता है। मैडम लान उसे देखकर हंसते हुए कहा, ठीक है, अब मेरी पैरों की मालिश कर दो। और वांग जी उसके पैरों की मालिश करने के लिए बैठ जाता है। वांग जी से वो बातें कर रहे थे और शादी के बारे में कुछ पूछ रहे थे। वांग जी ने बस अपनी सिर को हाँ में हिलाया था। इधर जब मुकुल में शादी का स्क्रॉल आता है तो उन्हें एक चैन की सुकून सा सांस मिलता है कि फाइनली मोशवानी मैसेज जा रहा है, और मोशवानी मैसेज जाने के बाद हम खुश रहेंगे। मोशवानियों को कोई भी पसंद नहीं करता था। जिन फैमिली से आने के बाद उसने अपना फेस को मुखौटा से ढक लिया था। उसके फेस को किसी ने दोबारा नहीं देखा, यहाँ तक कि जिन फैमिली ने भी नहीं देखा था। वो शिक्षा लेने के लिए एक बहुत बड़े गुरुकुल में गया था, जहाँ पर शिक्षा लेने के बाद जब वो वापस आ रहा था तब वो टोटल शायद 18 साल का हो चुका होगा, और तब से ही उसने अपने चेहरे को मुखौटों से ढक लिया। फिर 2-3 साल जिन कुल में रहने के बाद, 2 साल या फिर 1 साल रहने के बाद वो फिर से मोशवानियों बनकर मुकुल में लौट आता है। वो लोग उसे एक्सेप्ट तो कर लेता है, लेकिन फिर भी वो लोग उसे बहुत ज़्यादा तंग करते थे। वांग जी की तरह इसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, और वो लोग उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, और सारा का सारा काम मोशवानियों ही करता था। वेइंग ने ये भी देखा और उसने कहा, मैं तुम फैमिली को मोकुल को श्राप देता हूँ। तुम लोग एक एक करके शैतान से मर जाओगे। और फिर उनके घर के ऊपर एक काले साया मंडराने लगती है। सीन कट होता है। शादी वाले दिन को दिखाया जाता है जब मोशवानियों को लाल ड्रेस पहनाकर, लाल वेडिंग ड्रेस पहनाकर घोड़े गाड़ी के ऊपर रख दिया जाता है, और उसे दहेज के तौर पर उसकी मॉम की कुछ गहने और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें देते हैं। ऐसी वैसी कुछ खास नहीं। मोशवानियों उन्हें बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे लान फैमिली में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी वो लोग उसे ज़बरदस्ती ही भेज देते हैं, क्योंकि वो जानती है कि मैडम लान जो कि है वो बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं है। धीरे धीरे करके उसकी गाड़ी जाने लगती है। मोशवानियों काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। वो जंगल की रास्ते से गुजर रहा था और उसे नींद सा आ गया था। जब उसकी आँख खुली तब वो नदी किनारे खड़ा था। ये देखकर वो हैरान था। उसके सामने अचानक से एक गोल्डन फिनिक्स आ गया। गोल्डन फायर फिनिक्स, जो कि उसे ही देख रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। वो जगह बिल्कुल भी अनजानी थी, ऐसा कि लग रहा था कि वो स्वर्ग में आ चुका हो। हर तरफ ठंडी हवा बह रही थी और खुशबू चारों ओर था। नदी धीरे से बह रहा था और नदी का पानी इतना साफ था कि जो नीचे मछलियाँ तैर रही थी वो भी नज़र आ रहा था। मोशवानियों ने कहा, मैंने ऐसा जगह कभी नहीं देखा। इधर वेंग ने कहा, ये हमारा स्वर्ग लोक है। दरअसल ये स्वर्ग नहीं है, ये एक जंगल है हमारे स्वर्ग का। हम जहाँ पर रहते हैं। और वैसे भी मेरा नाम विभूषण है। वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गया। उसे ह्यूमन फॉर्म में देखकर मोशवानियों ने कहा, मुझे लगा शायद तुम मुझे खा जाओगे। वेंग ने कहा, मैं गोल्डन फायर फोनिक्स गॉड हूँ, मैं किसी को नहीं खाता। उसने कहा, फिनिक्स गॉड? उसने इसको सलाम ठोकना स्टार्ट किया। उसने कहा, आपका कोटि कोटि प्रणाम। उसने कहा, अरे यार देखो, मुझे तुमसे एक डील करनी है। मोशवानियों ने कहा, क्या डील करनी है? वेंग ने कहा, मुझे पता है कि ज़िंदगी भर तुम वगैरह वगैरह झेल कर आए हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। मोशवानियों ने कहा, क्या मैं मर गया हूँ एक्सीडेंट होकर? वेंग ने कहा, नहीं, तुम अभी एक जीते जाते इंसान हो, लेकिन हाँ, तुम यहाँ पर रह सकते हो। मैं तुम्हें रहने की पूरी परमिशन देता हूँ, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम हर रोज़ तुम्हें जो काम दिया जाएगा तुम उसे पूरा करोगे, जैसे कि साफ़ सफाई करना, खाना बनाना और सबका ध्यान रखना। उसने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, मैं इतना कर सकता हूँ। अच्छा खासी ज़िंदगी मिलेगी मुझे। क्या मैं यहाँ पर पूरा एकदम फ्री हूँ? कोई भी मेरे ऊपर हुक्म नहीं चलाएगा? वेंग ने कहा, नहीं नहीं यार, कोई हुक्म नहीं चलाएगा तुम्हारे ऊपर, लेकिन जो तुम्हें टास्क मिलेंगे रोज़,
हर किसी को मिलते हैं वो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पनिशमेंट भी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक रूल्स है कि हर किसी का काम हर किसी को खुद करना पड़ता है। मो शुआन्यू ने कहा, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं खुद का काम खुद कर सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वेंग ने कहा, दैट्स गुड, तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर रह जाओ और मैं तुम्हारी जगह जाऊँगा, ठीक है। मो शुआन्यू ने कहा, लेकिन आप मेरी जगह पर क्यों जा रही हो? वेंग उसे घूर कर देखने लगा। उसने कहा, तुम मुझसे सवाल कर रही हो? मो शुआन्यू ने प्रणाम करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए गॉड जी। वेंग ने हंसते हुए कहा, मजाक कर रहा हूँ, मुझे पनिशमेंट देने हैं। तुम्हारी तरह वांग जी की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो सुधारनी है मुझे। ये सुनकर मो शुआन्यू ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पर खुशी से रहना चाहता हूँ और आपने मुझे वो मौका दिया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसे इंसान नहीं, आप तो गॉड हो, गॉड मिले। वेंग ने कहा, ठीक है, तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो तुम एक ओमेगा हो, तो तुम यहाँ पर जैसा काम कर सकते हो, लेकिन भारी भरकम काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मो शुआन्यू को लेने के लिए कुछ डिसिपल्स आ गए और फिर मो शुआन्यू एक महल की तरफ रवाना हो गया। मो शुआन्यू बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो लोग उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो मर ही जाए। वो उसे जब लेकर गए महल में, उसे खाना दिया, पीना दिया, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। जो कपड़े उसको दिए गए वो कपड़े काफ़ी ज़्यादा मुलायम थे। मो शुआन्यू काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। इधर हम वेंग को देखते हैं, वो फिर से धरती के अंदर आ गया, धरती में आ गया। उसके बाद वो धरती में आने के बाद वेडिंग ड्रेस पहन लेता है और पहनने के बाद वेडिंग जो गाड़ी आ रही थी, घोड़ा गाड़ी, उसके अंदर आ जाता है और फिर चुटकी मारता है और समय रुक सा गया था वो समय फिर से चालू हो जाता है। मतलब वेंग ने समय को रोक दिया था और मो शुआन्यू को यहाँ से उठाकर लेकर गया था और फिर उसने चुटकी मार के समय को फिर से चालू कर दिया। समय फिर से अपनी तरफ चलने लगी। वेंग घोड़ा गाड़ी में था और वो वेट कर रहा था कि वो कब लान फैमिली में पहुंच जाए। इधर वेंग के ऊपर वेल था। वेंग का चेहरा अभी तक किसी ने भी नहीं देखा। इधर वो बहुत जल्दी ही लान फैमिली में पहुंच चुका था। लान फैमिली में पहुंचने के बाद वो अपना पहला कदम नीचे उतारता है और फिर उस घर को देखता है। उसने कहा, लान वांग जी, अब तुम्हारी लाइफ को सेव करने के लिए और तुम्हारी आत्मिक शक्ति को वापस लाने के लिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास हमेशा विभूषण रहेगा। विभूषण अंदर गया, धीरे धीरे करके उसके दहेज को भी अंदर लेकर आए। वेंग अपने दहेज को देखते हुए कहा, बस इतना ही? हाँ। उसने चुटकी बजाया और बहुत सारा दहेज यहाँ पर ऐड हो गया और हर एक बक्स में सिर्फ सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे। इतने अच्छे अच्छे कपड़े कि ज़िंदगी में कभी भी लान फैमिली ने ऐसे कपड़े नहीं देखे होंगे। इतनी अच्छी मिठाई, इतनी स्वादिष्ट और इतनी खुशबूदार फूल और सोने के कंगन, हीरे के कंगन, चांदी के पायल, ये सब कुछ शायद उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं है। मतलब इतना सुंदर नहीं देखा है। जब मैडम लान ने दहेज को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कहा, हो माय गॉड, मुझे यकीन नहीं होता सिचेन कि मो कुल ने इतना अच्छा दहेज दिया है, वो भी इसके लिए। वेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिचेन ने कहा, मैंने सुना है कि तुम हमेशा अपनी फेस को मुखौटे के अंदर रखते हो। और ये बोलकर वो आगे आ गया। इधर वांग जी जो कि वेडिंग ड्रेस पहनकर रेडी हो चुका था और रेडी होने के बाद वो वहाँ पर खड़ा हो गया जहाँ पर वेंग आया था। इधर सिचेन आगे आते हुए कहा, वैसे भी मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ, वांग जी मेरा गगा है और मैं तुम्हारा देवर हूँ और ये तुम्हारी ननद और ये तुम्हारी सासू माँ और ये ससुर जी। उसने सबको ग्रीट किया। सब लोगों ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर सीसी ने कहा, ओह मो शुआन्यू, एक बात कहूँ, मैंने सुना है कि तुम अपने फेस को किसी को नहीं दिखा दें, क्या हमें भी नहीं दिखाओगे? मैडम लान ने कहा, लेकिन अब सबसे पहले फेस तो वांग जी को देखना चाहिए और ये एक रिचुअल है। मैडम लान की बात सुनकर मिस्टर लान ने कहा, हाँ ये एक रिचुअल है। वो वेडिंग रूम में जाएगा और वहाँ पर वांग जी उसका फेस देखेगा और अगले दिन सुबह हम उसके फेस देखेंगे।
सिचैन ने कहा, मुझे अभी उसका फेस देखना है। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, क्या? लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वैसे भी सिचैन ने कहा, मैं क्यों नहीं कर सकता मॉम? और वैसे भी मुझे अब इसका फेस देखना है कि ये ब्यूटीफुल है या फिर नहीं। ये सुनकर वोइंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया कि वो होता कौन है उसके वेल को हटाने वाला। मैडम लान ने कहा, ठीक है तुम देख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, देख लो। वांग जी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि उसका जो ओमेगा है भाई उसको तो छोड़ दो, कम से कम उसके लिए वो उसका वेल को हटाएगा, तुम नहीं हटा सकते हो उसके वेल को। मिस्टर लान ने कहा, ये ज़रा सा नाइंसाफ़ी है, तुम पागल हो कैसे चैन, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। उसने वांग जी की तरफ देखा बट वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप खड़ा था। उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। सिचैन आगे बढ़ गया। जैसे वो अपने हाथ को बेल के ऊपर डालने वाला था वैसे ही वेइंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया। वेइंग ने इतनी कस के उसके हाथ को पकड़ा कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। सिचैन ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। मम्मी मेरा हाथ टूट जाएगा। मम्मी इसे कहो ना मेरा हाथ छोड़ने के लिए। मैडम लान ने कहा, हाथ छोड़ दो। वेइंग ने हाथ छोड़ दिया। सिचैन ने कहा, क्यों बदतमीज़, तुम्हें कोई तमीज़ नहीं है? इतनी तेज़ कोई हाथ पकड़ता है क्या? वेइंग ने कहा, अगर गलत करोगे तो दर्द तो होगा ही ना। ये सुनकर सीसी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? देखो तुम एक दुल्हन हो, आई मीन दूल्हा, जो भी हो, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, समझे? अब वो तुम्हारा देवर है। वहीं उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, तो देवर को देवर की तरह रहने के लिए कहो ना, पति बनने की क्या ज़रूरत हो गई उसको। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, इसकी जुबान तो देखो कैसे चल रही है कैंची की तरह। वेंग ने कहा, क्यों? हमारा एक रूल है, एक रिचुअल है कि सिर्फ हस्बैंड ही अपनी वाइफ का, ओमेगा वाइफ का जो वेल है वो उसे हटाएगा, कोई और नहीं। लेकिन आप लोग तो किसी को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हो, तो मेरा ये हक नहीं बनता कि मैं आपको बता दूं या फिर सिखा दूं, क्योंकि आपने अपने बच्चों को सीख ही नहीं दिया है। मैडम लान को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैडम लान ने कहा, मैं मिस्टर लान ने रोकते हुए कहा, वो अभी यहाँ पर नया है, प्लीज़ उसके साथ तो कुछ मत करो। सिचैन ने कहा, मैं तुम्हें देख लूँगा, कल सुबह होने दो, उसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। वेइंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं भी कल सुबह तुम्हें अच्छे से देखूँगा, क्योंकि अभी तुम नज़र नहीं आ रहे हो, बहुत अंधेरा है ना। ये बोलकर वो धीरे से वांग जी के सामने चला गया और वांग जी को ग्रीट करने लगा। ये देखकर वांग जी भी उसे ग्रीट करता है। वेइंग उसे देखते हुए कहा, क्या आप मुझे कमरे तक लेकर जाओगे? वांग जी ने कहा, और फिर वांग जी उसके हाथ को पकड़ता है और फिर अपने कमरे जिंगसी की तरफ लेकर चला गया। इधर सिचैन ने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मॉम, आपने उसे कुछ नहीं कहा। मैडम लान बस दहेज को देख रही थी। उसने कहा, छोड़ो उसे, ये दहेज तो देखो। ओह गॉड, मुझे यकीन नहीं होता है कि इतना दहेज उसने दिया है। ये बोलकर वो लोग सारे सोने चांदी को देख रहे थे। वांग जी और वेंग जिंगसी के अंदर आ गए। वांग जी ने दरवाजे को लॉक करते हुए कहा, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। वेंग उसकी तरफ मुड़ गया। वांग जी से देखते हुए कहा, देखो मुझे लगता है कि जो अभी भी हुआ वो शायद तुम्हारा अपमान था। मुझे माफ़ कर दो कि मैं एक हस्बैंड होकर भी कुछ नहीं कर पाया। वेंग ने कहा, तुम अब तक क्या कर चुके हो? आई मीन आप। वांग जी उसे देखकर एक बार मुस्कुराता है। वेंग ने पहली बार वांग जी को मुस्कुराते हुए देखा। इतनी बार उसने वांग जी को देखा है ऊपर से, स्वर्ग से, कभी भी वांग जी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। वेंग ने कहा, तुम मुस्कुराते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हो। वांग जी की गाल गुलाबी हो गए। वो ब्लश करते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। वेंग ने कहा, क्या तुम मेरे वेल को नहीं हटाओगे? और तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी तो उन्हें बोलना चाहिए जो हर वक्त ऐसे टॉर्चर करते हैं और तुम सहन करते रहते हो। अब मैं आ चुका हूँ ना। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आया। क्या? तुम्हें कैसे पता कि ये लोग ऐसे करते हैं?
विंग ने कहा नहीं, बस ऐसे ही मैंने कहा। वांग जी ने कहा, ओह अच्छा, वैसे तुम यहाँ पर आकर फंस ही गए हो, वो लोग तुमसे भी काम करवाएंगे जैसे मेरे साथ करते हैं। विंग ने कहा, नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वांग जी ने उसके बैल को हटाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। उसके हाथ कँपा रहे थे। विंग उसे अपना फेस दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब था। जब वांग जी उसकी बैल को हटाता है, पूरे रूम में रोशनी छा जाती है। विंग का चेहरे का नूर पूरे रूम में छा जाती है। विंग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ऊपर से उसे एक वरदान मिली है, आई मीन 3 वरदान तो उसे मिला है, ऊपर से एक वरदान तो खूबसूरती था, तो विंग और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि वांग जी मानो कि भी मर ही जाएगा। उसने इससे पहले कभी इतनी ब्यूटीफुल ओमेगा ज़िंदगी में नहीं देखा है। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो। विंग ने अपनी नूरों को छिपा लिया और फिर रूम बिल्कुल नॉर्मल हो गया। विंग की ब्यूटी चांद की रोशनी में उसे देखकर शर्मा रहा था। विंग अपनी आइज़ को फिर से ब्लिंक करते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों देख रही हो। वांग जी ने कहा, मैंने ज़िंदगी में कभी भी तुम जैसा खूबसूरत ओमेगा नहीं देखा है। विंग ने कहा, हर अल्फ़ा की यही बोली है ना। वांग जी ने कहा, नहीं। वांग जी विंग की हर एक चीज़ को देख रहा था, आई मीन चीज़ मतलब आँखें, ठीक है, नोज़, चिक्स, लिप्स, आईब्रोज, उसकी हेयर, ये सब कुछ दिख रहा था और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि वो अभी रूप्स पहना हुआ है ना, इसीलिए। तो फिर आगे बढ़ते यार। वांग जी विंग को घूर रहा था। सच में विंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। विंग के जैसा ओमेगा उसने आज तक नहीं देखा। उसने विंग को देखते हुए कहा, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो। विंग ने कहा, अब इसका क्या मतलब है, मैं इतना भी नहीं खूबसूरत हूँ। उसने अपने माइंड में कहा, मैं दुनिया की ओमेगा से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हूँ क्योंकि मैं एक फोनिक्स गॉड हूँ। मैं एक पिनिक्स हूँ, फायर पिनिक्स, जो तुम मुझे नहीं जानते हो। वांग जी ने कहा, तुम क्या सोच रही हो। विंग ने कहा, बस यही सोच रहा हूँ कि तुम कितने बुद्धू हो। ये कोई सवाल है भला। देखो, हर किसी की आंखें अलग होती हैं और हर कोई दिखने में अलग होता है। कौन कितना खूबसूरत होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई सवाल है। वांग जी पहली बार उसने अपनी धड़कन को महसूस किया। पहली बार उसे ऐसा लगा कि कोई चीज़ उसे पसंद आई है। सच में पहली नज़र में ही उसे विंग पसंद आ चुका था। उसने विंग के हाथ को धीरे से पकड़ते हुए कहा, आज हमारी पहली रात है। बट विंग को अजीब लगा। विंग ने कहा, हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैं बहुत थक चुका हूँ। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम आराम करो और सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आऊँ। विंग ने कहा, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, सो जाओ। ठीक है। विंग जाकर सो गया। वांग जी धीरे से कपकपाते हुए उसके पास आकर बैठ गया। विंग ने कहा, क्या अब यही बेड पर वो सोने वाला है मेरे पास। मैं उसे रोक भी तो नहीं सकता हूँ, क्या करूँ। विंग ने कुछ नहीं कहा। वांग जी आकर चुपचाप सो गया। सुबह के 5 बज रहे थे। वांग जी उठ चुका था और उठकर फ्रेश होकर बाहर चला गया था। सुबह के 8 बज चुके थे, अभी तक विंग नहीं उठा था। सीसी पानी की बाल्टी लेकर आता है और विंग के ऊपर डाल देता है। उसने कहा, हे मोशवान्यू, तुम अभी तक सो रही हो, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। ये सुनकर विंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। विंग एकदम से धड़ाम से उठकर बैठ जाता है। उसने कहा, आज तक मेरे साथ ये किसी ने कभी नहीं किया, समझे तुम। सीसी ने कहा, तो तुम इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो, हाँ? और हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की। विंग खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे ऊपर पानी डाला। सीसी ने कहा, अब तक तो तुम सो रहे थे, इसीलिए तुम्हारे ऊपर पानी डाला। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, इस हाथ से पानी डाला ना तुमने। सीसी ने कहा, हाँ, क्या कर लोगे तुम। उसने उसके हाथ को मरोड़ दिया। इतनी आसानी से मरोड़ा कि उसको कुछ एहसास ही नहीं हुआ। उसके बाद उसने ज़ोर से चिल्लाया। उसने कहा, मुझे दर्द हो रहे हैं। विंग ने उसे पकड़ते हुए कहा, बताओ तुमने पानी क्यों डाला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मैं सुबह के 9 बजे तक सोता हूँ
और अगर 9 बजे से पहले किसी ने मुझे उठा दिया ना तो मेरी दिमाग सटक जाती है। ये सुनकर सिसी ने कहा, लेकिन मैंने सुना है कि तुम सुबह सुबह उठ जाते हो और घर के सारे काम करते हो, तो यहाँ पर उल्टा क्यों? विंग ने कहा, क्या मतलब है उल्टा क्यों? मैं घर में भी जो करता था और यहाँ पर भी वही करूँगा, समझे? ये बोलकर उसने सिसी को लात मार दिया और वो कमरे से बाहर आ गई। वो रोते हुए मैडम लान के पास चली गई। उसने कहा, देखो अब मॉम तुम्हें पनिशमेंट देगा। इधर विंग फ्रेश होकर बाहर आता है। जब विंग बाहर आता है तब उसे देखा कि मैडम लान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और उनके पास चाबुक भी था। उन्होंने कहा, मुशवानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी बेटी को मारा? विंग ने कहा, कोई मेरे लिए चाय लेकर आएगा? वांग जी उसी वक्त टेबल के ऊपर चाय सर्व कर रहा था। वो बैठ गया और चाय पीने लगा। मैडम लान ने कहा, तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देते? विंग ने कहा, उसने गलती किया था इसीलिए उसे पनिशमेंट दिया। मैडम लान ने कहा, तुम होते कौन हो मेरी बेटी को पनिशमेंट देने वाले? विंग ने कहा, उसने मेरे ऊपर एक बाल्टी ठंडा पानी डाल दिया जबकि मैं सो रहा था। मैडम लान ने कहा, ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हारी नींद टूट गई। अब बैठे क्या हो, जाकर काम करो। मोशवानी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। विंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में देखते हुए कहा, जब मैं चाय पी रहा हूँ तब मुझे डिस्टर्ब ना करे तो ही अच्छा है। मैडम लान ने कहा, ये आंखें किसे दिखा रहे हो? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स आपको दिखा रहा हूँ। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? विंग खड़ा हो गया। उसने कहा, हाँ इतनी हिम्मत, क्या कर लोगे आप? मैडम लान ने उसके बालों को पकड़ते हुए कहा, मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया और एक थप्पड़ मारा और वो गोल गोल घूमते हुए रुक गई। उसने कहा, तो तुमने इतने ज़ोर से क्यों मारा? विंग ने कहा, जब मेरे बालों को तुमने टच किया तो तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम क्या सहन करने वाले हो? मैडम लान ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, अपनी सासू माँ के ऊपर। विंग ने उसे देखते हुए कहा, अरे वाह, जब सासू माँ अपनी ओमेगा सन इन लॉ के ऊपर हाथ उठा सकता है तो फिर क्या सन इन लॉ सासू माँ के ऊपर हाथ नहीं उठा सकती है? ये सुनकर मैडम लान फिर से गुस्सा हो गई। उसने कहा, मोशवानी हूँ। विंग ने कहा, बस मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर सब लोगों ने कहा, क्या बात करनी है? मिस्टर लान ये देखकर मन ही मन स्माइल कर रहे थे कि सच में मोशवानी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और सबसे लड़ रहा है। इधर विंग ने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम मोशवानी नहीं, मेरा नाम विवोशान है, तो कृपया करके मुझे मोशवानी नहीं बल्कि विंग बुलाइए, क्योंकि मुझे दूसरों के नाम को यूज़ करना अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। ब्राइट चेंज हो चुका है? विंग ने कहा, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, हमारी शादी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ तक कि हमने रातें भी बिता लिया। सो मैं ही आपकी वांग जी की ओमेगा वाइफ हूँ, तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मैडम लान बहुत गुस्से में थी। विंग ने कहा, और सेकंड बात, मुझसे ऊंची आवाज़ में कोई बात नहीं करेगा, और अगर किसी ने मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात किया ना तो उसकी ज़बान पर मैं इतनी ज़ोर से मारूंगा कि वो 4 दिन तक बात नहीं कर सकेगा। उसके बाद मैं सुबह 9 बजे नींद से उठता हूँ, जब मेरी मन करे तब मैं उठूँगा। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, अगर उससे पहले किसी ने मुझे उठा दिया तो उसकी खैर नहीं। ये सुनकर सब लोग घबरा गए। और हाँ, मुझे मेरा खाना गरम गरम पसंद है, तो प्लीज़ ठंडा खाना मुझे सर्व मत करना, और खाने के वक्त मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं, ठीक है? और मेरे ऊपर टॉर्चर करने के बारे में तो सोचना भी मत। ये सुनकर सब लोगों ने कहा, तुम होते कौन हो? विंग ने कहा, इस घर का सन इन लॉ। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमसे ऐसे बात कर रहे हो? विंग ने कहा, है यू सीसी, जाओ मेरे लिए अच्छे से एक कप चाय बनाकर लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं चाय पी नहीं पाया। सीसी ने कहा, मुझे क्यों बोल रहे हो? वांग जी को बोलो ना। विंग ने कहा, वांग जी इस घर का अल्फा है, कोई नौकर नहीं है, और वैसे भी तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें काम करना चाहिए। जाओ जाकर 2 कप बना कर लेकर आओ, वांग जी के लिए भी। आई एम राइट वांग जी? वांग जी ने कहा, क्या? तो
उससे चाय बनवाओगे? वेंग ने कहा, ऑफ कोर्स बनाऊंगा, क्यों, तुम्हें नहीं पीनी? वांग जी ने कहा, क्या? उसने मैडम लान को देखा। वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए था। मैडम लान बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। इधर वेंग ने कहा, तुम जाते हो कि नहीं? सीसी ने कहा, मॉम। मैडम लान ने कहा, जाओ जाओ। सीसी चली गई वहाँ से। उसने कहा, मैं तुम्हें देख लूँगा। वो चाय बनाकर लेकर आती है। वेंग ने फेंकते हुए कहा, ये कोई चाय है, दोबारा बनाकर लेकर आओ। सीसी फिर से बनाकर लेकर आती है। वो टोटल 11 बार चाय बनाकर लेकर आती है, तब जाकर वेंग को पसंद आता है। वेंग ने कहा, मैं लंच में चिकन सूप लूँगा, स्पाइसी नूडल्स और कुछ राइस बॉल, और मेरे लिए फ़िश करी बनाकर रखना। और हाँ, कुछ मीट से मेरे लिए बचा कर रखना। एक चिकन रोल बनाना मेरे लिए, और पनीर का सब्जी, समझे? और हाँ, कैबेज सैलड भी। ये सुनकर सीसी ने कहा कि कैबेज सैलड, चिकन सूप, स्पाइसी नूडल्स और क्या? वेंग ने कहा, नोट करना सीख लो, मैं एक बात दोबारा नहीं बोलता। ये बोलकर वो बहुत गुस्से में वहाँ से निकल गया। जब वो जा रहा था तब से चैन ने कहा, मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी है। उसने पहली बार वेंग के फेस को देखा। वो एक बार में ही वेंग के फेस पर रुक सा गया। वो अटक गया। वेंग की ब्यूटी उसे देखकर वो भाग गया। उसने कहा, वाह, कितना ब्यूटीफुल। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, इस गवार को ही मिलना था, इतना ब्यूटीफुल ओमेगा। उसने वेंग की फेस को टच करने की कोशिश किया। वेंग ने उसके हाथ पर ज़ोर से मारा। चैन ने कहा, आउच। वेंग ने कहा, अगर तुम दोबारा ये गलती करोगे तो तुम्हारे हाथ जल जाएंगे, है ना? चैन ने कहा, तुम्हारे हाथ इतने गर्म क्यों हैं? वेंग ने कहा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। चैन ने कहा, जो तुमने ऑर्डर दिए हैं वो सीसी को नहीं, तुम्हें वांग जी को देना चाहिए। देखो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, मैं मानता हूँ, मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, बट सीसी ये सब काम नहीं कर सकती है, ये सब काम वांग जी कर सकता है। वांग जी ने कहा, हाँ, मैं कर सकता हूँ। वेंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है वांग जी को करने की, वो सारे काम सीसी करेंगी, और अगर वो नहीं कर सकती हैं तो उसकी मॉम उसे सिखाएगी। वो कल को किसी और के घर में जाएगा तब वो खाना कैसे बनाएगा? उसकी मॉम को सिखाना चाहिए, वरना वो लोग कहेंगे कि इसकी मॉम ने कुछ नहीं सिखाया है। ये सुनकर मैडम लान को और ज़्यादा गुस्सा आता है, बट वो कुछ नहीं कहती हैं। सीसी ने कहा, मॉम, आप कुछ नहीं कहोगे? उसकी मॉम ने कहा, इसकी ज़ुबान, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। चैन को देखते हुए कहा, मैं नहाने जा रहा हूँ, सो तुम जाकर मेरे लिए पानी गर्म करो। चैन ने कहा, मैं पानी गर्म करूँ तुम्हारे लिए? वेंग ने कहा, हाँ, मेरे लिए। क्यों, तुम नहीं करोगे? चैन ने कहा, माय फुट, तुम समझते क्या अपने आप को? मैं तुम्हारा नौकर हूँ? वेंग ने कहा, क्यों, वांग जी भी तो नौकर नहीं है। अगर वांग जी कल्फा होकर कर सकता है तो तुम भी कल्फा होकर क्यों नहीं कर सकते? चैन ने वेंग को थप्पड़ मारने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। वेंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, ये गलती दोबारा मत करना, वरना तुम्हारा हाथ टूट भी सकता है। उसने उसके हाथ को मरोड़ दिया, इतनी ज़ोर से मरोड़ा कि उसके हाथ से कर्मठ आवाज़ें निकलने लगी, जैसे कि हड्डियाँ टूट रही हो। चैन ने घबराते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो। वेंग ने कहा, दोबारा याद रखना। उसने उसके हाथ को छोड़ दिया। चैन बहुत घबरा गया। मैडम लान ने कहा, हम इसे जितना कमज़ोर समझ रहे हैं ना, कि उतना कमज़ोर नहीं है। उन्होंने वांग जी को बहुत गुस्से में देखा। वांग जी घबरा गया। वेंग ने वांग जी को बुलाते हुए कहा, लान जान, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इधर आओ। वांग जी डर के मारे वेंग के पास चला गया। मैडम लान ने कहा, इससे बदला लेना पड़ेगा, इतनी पानी गर्म करो, इतना गर्म करो ताकि ये खुद जल जाए, समझे? ये सुनकर चैन ने कहा, हाँ, सही कहा आपने। ये बोलकर वो पानी गर्म करने के लिए चला गया। उसने पानी को इतना उबाला ताकि वो जल्दी से मर जाए पानी के अंदर आकर ही। इधर उबलते हुए पानी को जब वेंग देखता है तब वो समझ जाता है कि शायद चैन ने जानबूझकर ऐसा किया है। वो एक गॉड फायर फिनिक्स है और उसको समझ में आता है कि क्या गर्म है और क्या ठंडा।
विंग बेझिझक उस पानी के अंदर आ गया, क्योंकि ऊपर से वो खुद ही गर्म है और वो गर्म पानी, तो उसे कुछ तो होने वाला नहीं है। विंग बहुत अच्छे से नहा लेता है और नहाने के बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद सिचैन को देखते हुए कहा, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। मैं चाहता हूँ कि तुम हर रोज़ मेरे लिए पानी गर्म करो, क्योंकि ये गर्म पानी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। ये सुनकर सिचैन घबरा गया। उसने कहा, क्या सच में ये नहा कर आया है? विंग चला गया वहाँ से, बट विंग की ब्यूटी उसे भा रही थी। इधर जो वांगी था वह बस विंग को ही देखे जा रहा था। विंग ने रात को वांगजी को अच्छे से नहीं देखा। जब सुबह उसने वांगजी को देखा तब वो चौंक गया। रात को अच्छे से उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका जो वांगजी है वो कितना हैंडसम दिखता है करीब से, लेकिन जब करीब से उसने वांगजी को देखा तो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। सच में करीब से वांगजी काफ़ी ज़्यादा ही हैंडसम है। वो धीरे धीरे करके वांगजी को ही देख रहा था और उसके ऊपर उसका दिल आ रहा था। उन लोगों ने जितना वांगजी को टॉर्चर किया था उतना ही विंग उनसे हिसाब किताब वापस ले रहा था और उन्हें काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा था और उन्हें पीट रहा था। सीसी को वो हर एक खाने की चीज़ बनाने के लिए कहता है और मैडम लान को वो घर साफ़ करवाता है, आंगन साफ़ करवाता है और उन सबको पता लगता है कि वांगजी अकेले में कितना काम करता था। वांगजी सिर्फ व्यापार को देखता है और कुछ काम नहीं करता। वो बस अपनी कारोबार को लेकर बैठ जाता है जो उसके फादर संभालते थे, जो कारोबार बंद हो चुकी थी। विंग ने मामा को देखते हुए कहा, अब आपको कारोबार संभालने की ज़रूरत नहीं है, अब वांगजी संभालेगा। मामा ने कहा, क्या 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 बात कही तुमने? देखो, ये मेरा जीजा का है। तभी मिस्टर लान ने कहा, मैंने ये कारोबार वांगजी को सौंप दिया है, अब वांगजी ही इस कारोबार को देखेगा, आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए और गुस्से में वहाँ पर आते हुए कहा, तुम लोग एक ओमेगा को संभाल नहीं सकते, अब वो हमसे हमारा कारोबार छीन रहा है। मैडम लान ने कहा, उसकी बात मत करो, वो बहुत ख़तरनाक है, पता है, उसने सबको अपनी इशारों पर नचा रहा है। उसकी मामा ने कहा, अब देखो मैं उसे कैसे पेश आता हूँ। उसकी मामा का नाम वैन रोहान था। वैन रोहान चाबुक उठाते हुए कहा, उस विभूषण को मैं इतना मारूंगा कि वो डर के मारे कोने में छिप जाएगा। उसकी सुंदरता पर मैं दाग लगा दूंगा। इधर वांगजी अब बाहर आ रहा था। वो वांगजी को सामने देखकर वांगजी के ऊपर चाबुक चलाने लगता है। वांगजी नीचे गिर जाता है और वो मार खाता रहता है। विंग सारे कागजात को देखने के बाद अपनी ससुर जी के साथ, मिस्टर लान के साथ वापस आ रहा था। चाबुक की साउंड सुनकर विंग जल्दी से वहाँ पर आ गया। तब उसने देखा कि वैन रोहान उसे मार रहा है, वांगजी को चाबुक से। ये देखकर विंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया। अब लास्ट वो मारने वाला था, लेकिन विंग ने उसकी चाबुक को पकड़ते हुए कहा, बस बहुत हो गया है। विंग की ये साउंड सुनकर वैन रोहान ने चाबुक को छीनते हुए कहा, ओह तो तुम आ ही गए। विंग ने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने वांगजी के ऊपर हाथ उठाया। वैन रोहान ने कहा, ये तो रोज़ का किस्सा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखो मैंने वांगजी की क्या हालत किया, तुम्हें लगता है कि वो कारोबार संभाल सकता है? ये सुनकर विंग ने कहा, वो कारोबार वांगजी का है, आपका नहीं। वैन रोहान ने कहा, अच्छा तो मैं देखता हूँ कि तुम किसको बचाते हो, कारोबार को, वांगजी को या अपने आप को। विंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। उसने गुस्से में सबको देखा और सब लोग वैन रोहान की तरफ बोल रहे थे। वैन रोहान ने कहा, तुमने मेरी बहन, मेरी भतीजी और मेरे भांजा सबको तुमने बहुत तंग किया, अब तुम्हारी बारी है। विंग सबको गुस्से में देख रहा था। मैडम लान ने कहा, हाँ इसे बहुत मारो, इसकी वजह से मुझे हर रोज़ काम करना पड़ता है, मेरे कमर में दर्द होता है। और सीसी देखो उसे, उसकी स्किन कितनी ख़राब हो चुकी है, उसकी हाथ देखो, बर्तन मांजते मांजते उसका हाथ कितना गंदा हो चुका है। और बेचारा मेरा बेटा पढ़ाई वढ़ाई बंद करके सिर्फ काम ही करता है, बाज़ार जाना, मछलियाँ लाना, फल लाना, सब्जी लाना, पानी गर्म करना, कपड़े धोना, कितना काम करता है मेरा बेटा। सिचैन ने कहा, मामा इसको सबक सिखाइए, दोबारा ये गलती ना करे। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुम जैसे 1000 लोग भी आ गए ना तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर बहन रोहान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो विंग के ऊपर चाबुक से मारने के लिए चाबुक से वार करते हैं। विंग ने पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा था ना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। चाबुक को उसने छीन लिया। विंग ने चाबुक को पटकते हुए कहा, अब बताओ कौन मारने आ रहा है। ये सुनकर वो तीनों पीछे हट गए। उन्होंने कहा, क्या? वह रोहान को विंग मारने लगता है, वो भी चाबुक से। इधर वांग जी खड़ा हो जाता है। वांग जी ने कहा, विंग रुक जाओ। मिस्टर लान ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अभी नहीं, विंग को ये काम करने दो। विंग उन चारों को पीटता है, वो भी चाबुक से। इतना मारता है कि उनकी मुंह से खून की उल्टी होती है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। विंग ने चाबुक को फेंकते हुए कहा, दोबारा विंग को ये चाबुक मत दिखाना, वरना तुम्हारे चमड़े उतरने में मुझे 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और विंग के पैरों को पकड़ते हुए कहा, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। इधर वांग जी विंग को देखते हुए कहा, प्लीज़ विंग, उन्हें छोड़ दो। विंग ने कहा, देखा, जिसको तुमने मारा वो खुद ही बोल रहा है छोड़ने के लिए, देखो कितना दयालु है। ये बोलकर वो वांग जी को लेकर चला गया वहाँ से। वांग जी अब बेड के ऊपर उल्टा लेटा हुआ था। उसकी पीठ पर काफ़ी ज़्यादा घाव थे कोड़े मारने का। विंग दवा लगा रहा था। वांग जी पहले मना कर रहा था, लेकिन विंग ने नहीं माना। दवा लगाते हुए कहा, तुमने उन्हें कभी रोका क्यों नहीं? तुम उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं हो? वांग जी ने कहा, मेरे पास हिम्मत ही नहीं है। विंग ने कहा, तो मैं एक अल्फा हूँ, हिम्मत नहीं है मतलब? वांग जी ने कहा, जब मेरी सौतेली माँ आई तो मैं बहुत हिम्मत वाला था, मुझे तलवारबाजी भी आती थी। तुम्हें पता है, मैं किसी को भी मारकर ढेर कर सकता था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया। वो मुझे एक हर्बल टी पिलाती थी और उसके पीने से मेरा कुछ सिर घूमने जैसा लगता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा। और धीरे धीरे करके वो मुझे अंदर से खाने लगी और फिर वो हर्बल टी ही मेरी काल बन गई। मैंने अपनी आत्मिक शक्ति को हमेशा के लिए खो दिया। उन्होंने मेरी आत्मिक शक्ति को बोतल में बंद कर दिया और न जाने कहाँ छिपा दिया। मुझे दोबारा नहीं मिला। जब तक मेरी आत्मिक शक्ति मेरे पास वापस नहीं आएगी, तब तक मेरा हिम्मत और मेरी शक्ति दोनों ही कमज़ोर है। विंग ने कहा, ओह अच्छा, ये बात है, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ चुका हूँ ना, मैं तुम्हारी हिम्मत, शक्ति और आत्मिक शक्ति को दोनों को ही वापस लाऊंगा। वांग जी ने कहा, क्या तुम ये कर सकते हो? विंग ने कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? वांग जी ये सुनकर हैप्पी हो गया और वो विंग के हाथ को पकड़ लेता है। पहली बार मतलब गोल्डन फायर फेनिक्स ने अपनी हार्ट बीट को महसूस किया और उसकी आंखों में देखा और फिर उसके दिल धक धक करने लगा और धीरे धीरे करके उसकी आंखें नम हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसे भी वांग जी के साथ प्यार हो चुका है। फिर दोनों ही शर्मा गए। दोनों ब्लश करते हुए अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमा लेता है। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जब उठता है तो सीसी उसके लिए तावल लेकर आता है और उसके पैरों को पोंछते हुए कहा, आज खाने में क्या बनाऊं? विंग लिस्ट बना देता है और मैडम लान से मिलने के लिए जाता है, जो कि बगीचे में घास काट रहा था। मैडम लान उसे अपनी ओर आते हुए देखकर डर जाती है। वो कहता है कि क्या मैं अच्छे से काम नहीं कर रही हूँ? विंग ने कहा, हाँ अच्छे से काम कर रहे हो, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। ये बोलकर वो वहाँ पर बैठ जाता है। उसके हाथ में एक चाबुक थी। मैडम लान काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी और बहुत डर गई थी। इधर वांग जी अपनी हिसाब किताब के काम को लेकर बैठा हुआ था और वो दूसरे साइड में बैठा हुआ था और वो कुछ लोगों के साथ बात कर रहा था। विंग ने मैडम लान को देखते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुमने सासू माँ आपने लान वांग जी की जो आत्मिक शक्ति है उसे निकाल कर कहीं पर छुपा दिए हो। ये सुनकर मैडम लान थर-थर करके कांपने लगती हैं। फिर उसने उसे देखते हुए कहा, मुझे बस ये जानना है कि आपने उसे कहाँ छुपाया है। मैडम लान ने कहा, किसने कहा मैंने छुपाया? मैंने कुछ भी तो नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ। विंग ने कहा, देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बात बोलने की या फिर सुनने की आदत नहीं है।
तो फिर प्लीज़ काइंडली आप बता देंगे, या फिर मैं अपनी चाबुक को थोड़ा सा। फिर मैडम लान नीचे गिर गई। उसने कहा प्लीज़ मुझे मत मारो, तुम बहुत ज़ोर ज़ोर से मारते हो, अभी तक मेरे पीठ दर्द कर रहे हैं। विवेक ने चाबुक को दिखाते हुए कहा लेकिन आप तो नहीं मानोगे ना, आपको मारना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी सासू माँ। फिर मैडम लान ने कहा मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं ना वो मैं तुम्हें बता दूँगा। विंग ने कहा बताओ। मैडम लान ने कहा ईलिंग में। ये सुनकर विंग ने कहा ईलिंग में। मैडम लान ने कहा हाँ, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था तो मैंने उसकी आत्मिक शक्ति को बाहर निकाल लिया, क्योंकि वो जेबोचन से कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था। मैं चाहता नहीं हूँ कि वो जेबोचन से पावरफुल हो जाए। विंग ने चाबुक को पटकते हुए कहा आपको पता है आपने क्या किया है? एक आत्मिक शक्ति को बाहर निकालने में कितना दर्द होता है, अगर आपको वो दर्द मैं सहन कर पाऊँ तो। ये सुनकर मैडम लान ने कहा मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मेरी आत्मिक शक्ति को बाहर मत निकालो, बस थोड़ी सी तो है, मैं तो बूढ़ा होने वाला हूँ ना, अगर तुम निकाल लिया तो मैं बहुत जल्दी मर जाऊँगा। विंग ने कहा हाँ आपका मर जाना ही अच्छा है और आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये बोलकर वो खड़ा हो गया। उसने कहा तो फिर मैं ईलिंग जाने वाला हूँ। मैडम लान ने कहा क्या ईलिंग जाने वाले हो? विंग ने कहा हाँ। क्यों, आपको कोई एतराज़ है? मैडम लान ने उसे देखते हुए कहा नहीं कोई एतराज़ नहीं है, जाओ जाओ जाओ। विंग चला गया वहाँ से। मैडम लान ने कहा ईलिंग जाओगे? एक बार जाओ तो ईलिंग, मेरे भाई वैन रोहान ने वहाँ पर ऐसे चीज़ें रखी हैं जिससे तुम जिंदा वापस ही नहीं आओगे विभूषण। वहाँ पर सिर्फ देवता ही जा सकते हैं, तुम जैसे नॉर्मल इंसान नहीं। ये बोलकर वो हंस रही थी। उसने कहा बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद सब कुछ मेरे कंट्रोल में फिर से आ जाएगा और विंग हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देगा। अगली सुबह विंग रेडी हो चुका था। वांग जी बार बार रिक्वेस्ट करता है मुझे लेकर चलो साथ में, लेकिन विंग उसे मना कर रहा था। लेकिन मैडम लान ने कहा वांग जी एक अल्फा है, वांग जी की ज़रूरत पड़ सकती है। जब तुम उस आत्मिक शक्ति को लोगे तो उसकी खून की ज़रूरत हो सकती है, तुम्हें जाना पड़ेगा वांग जी को लेकर। विंग ने कहा अच्छा, ये एक चाल थी। तो विंग मान गया। फिर इधर विंग जाते हुए कहा मुझे इसकी मन की बात साफ साफ सुनाई दे रहा है, वो चाहता है कि मैं वांग जी को लेकर जाऊं ताकि हम दोनों ही मर जाएं। वांग जी ने कहा क्या मतलब है साफ साफ दिल की बात सुनाई दे रहा है? वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने कहा नहीं, बस ऐसे ही। ये बोलकर वो लोग घोड़ा गाड़ी में बैठ गए। वांग जी विंग के सामने बैठा हुआ था तो वो उससे ही घूर रहा था। विंग खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने कहा मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जब से गाड़ी में बैठे हो तब से मुझे घूर रही हो। वांग जी ने कहा अब नहीं तो मैं तो ऐसे ही नहीं घूर रहा था। उसने बाहर देखना स्टार्ट किया बट वो विंग के बारे में ही सोच रहा था। उसने कहा अपने माइंड में यार विंग, मैं जब उसे देखता हूँ तो मुझे ऐसा क्यों फील होता है, मेरी धड़कन इतना क्यों बढ़ जाता है? क्या उसे पता है ये कि मैं उससे प्यार करता हूँ? नहीं, मैंने तो कभी बताया ही नहीं उसे। हम दोनों तो अनजान थे ना, कितना वक्त हो चुका है, लेकिन हम लोग एक दूसरे के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। विंग ने कहा जानने की ज़रूरत भी नहीं है। वांग जी विंग को देखने लगा। उसने कहा तो तुम्हें कैसे पता कि मैं यही कह रहा था? विंग ने उसे देखते हुए कहा तुम्हारी शक्ल ही बोल रही है। वांग जी बाहर देखते हुए कहा विंग बहुत ब्यूटीफुल है, उसका जैसा ब्यूटीफुल ओमेगा मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन मैं इसे कहूँगा कैसे? विंग ये सुनकर प्लस करता है और वो वांग जी की तरफ देखता है, अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है और उसे यहाँ पर समझ में आ गया कि वांग जी उससे प्यार करने लग चुका है। वो लोग ईलिंग बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। इधर वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि जो वो मन में सोच रहा है वो विंग को कैसे पता लग रहा है। धीरे धीरे करके वो लोग ईलिंग के अंदर आने लगे और ईलिंग में काफ़ी ज़्यादा डरावना सीन था। पूरे काले बादल आसमान को घेर चुके थे, यहाँ तक कि वहाँ पर बिजलियाँ भी गिर रही थी और भूतों की साउंड भी आ रहा था। वो एक कब्रिस्तान था, इसीलिए हर जगह पर
कंकाल ही कंकाल थे और धुआं ही धुआं था। मिट्टी बहुत ख़राब थी और पेड़ पौधे तो मर ही चुके थे। जैसे ही वेंग ने वहाँ पर एक कदम रखा, वैसे ही पूरी जगह सन्नाटा से भर गया। वांग जी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। जहाँ पर अभी तक इतनी आवाज़ें आ रही थी, जैसे ही वेंग ने कदम रखा, सारा आवाज़ बंद हो गया, बिल्कुल सन्नाटा हो गया। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। उसने वेंग को देखते हुए कहा, वेंग, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर मेरी आत्मिक शक्ति मुझे मिलेगी ऐसी जगह पर? ये तो मौत का कुआं है, हमें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। उसने पहली बार वेंग के हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, वेंग चलो यहाँ से। वेंग ने अपने हाथ को चुराते हुए कहा, अब नहीं, हम यहाँ पर कुछ काम करने के लिए आए हैं। और तुम इतने डर क्यों रही हो, डरपोक कहीं के? ये बोलकर वेंग आगे चला गया। लेकिन उन्होंने पीछे नहीं देखा। वो लोग आगे जाते रहे और पीछे जो सूखी ज़मीन थी वो बिल्कुल पहले की तरह बहुत अच्छा और हरी भरी बन गई। वो जंगल वो बदलता गया, जैसे जैसे वेंग चलता गया जंगल बदलता गया। लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लोग जंगल पार करके एक गुफा के सामने आए। गुफा वो एक सुरंग था, इस तरफ से उस तरफ जाने का। उसके बाद वो सुरंग से निकलने लगे। सुरंग बहुत अंधेरी थी। वेंग वांग जी को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? वांग जी ने कहा, नहीं। क्या तुम्हें डर लग रहा है? अगर डर लग रहा है तो मेरा हाथ पकड़ लो। वेंग ने कहा, नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ। तभी अचानक से एक चमगादड़ सामने आ गया, वेंग की आंखों के सामने। वांग जी ने वेंग को सेव करते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? वांग जी ने वेंग की बाहों को पकड़ लिया था। वेंग ने पहली बार देखा। उसने कहा, थैंक यू, मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वो फिर से आगे जाता है। सुरंग से बाहर आने के बाद वो लोग पहाड़ों से घिरे हुए एक जगह के अंदर आ गए, जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ही कब्र थे और वो जगह बहुत ज़्यादा अजीब सा था और अंधेरों से भरा हुआ था। वेंग धीरे धीरे करके अंदर आता है और उसके बाद चारों ओर देखने लगता है। चारों ओर देखने के बाद वेंग ने कहा, न जाने तुम्हारा वो आत्मिक शक्ति जो बोतल में कैद है वो कहाँ पर है। तभी अचानक से एक काली धुआं प्रकट होता है और वो एक दानव में बदल जाता है और वो अचानक से ही वांग जी और वेंग के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर वांग जी वेंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, भागो यहाँ से। और फिर वो उसे लेकर भागने लगता है। गोल गोल भाग रहा था वो, और दानव भी उसके पीछे भाग रहा था, क्योंकि वो जगह एक मैदान जैसा था और वहाँ पर कुछ 2-4 पेड़ थे। वो दानव और वांग जी दोनों ही हाँफ जाते हैं, बट वेंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये वेंग के लिए कुछ भी नहीं था। वेंग रोकते हुए कहा, हम क्यों भाग रहे हैं? वांग जी ने कहा, अगर हम नहीं भागेंगे तो वो दानव हमें खा जाएंगे। फिर वेंग ने कहा, बट वो दानव हमें नहीं खा सकते हैं। वेंग ने हवा में अपने हाथ को उछाला और फिर अचानक से न जाने कहां से एक तलवार वेंग के हाथ में आ गया। ये देखकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा हैरान था। उसने फिर अपने वजन को बाहर निकाला और फिर उससे फाइट करने के लिए वेंग के साथ चला गया। वेंग दानव के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन वांग जी को वो दानव जोर से लात मार देता है और वो नीचे गिरकर खून की उल्टी करती है, क्योंकि उसके पास आत्मिक शक्ति ही नहीं है और वो लड़ाई नहीं कर सकता है। वांग जी वेंग वांग जी को संभालेगा या फिर दानव से लड़ेगा। वो जल्दी से वांग जी के पास आते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? अचानक से जो वांग जी का जो बेचन था उसे दानव उठा लेता है और फिर उठाने के बाद वो वेंग के ऊपर वार करने जाता है। तभी वांग जी उसे साइड कर देता है और वो तलवार जाकर वांग जी के पेट में घुस जाता है। ये देखकर वेंग की आंखें भर जाती है। उसने कहा, लानसान। उसने पहली बार इतनी ज़ोर से लानसान बुलाया था। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसको इतना गुस्सा आया कि वो अब धीरे धीरे करके जल रहा था। उसकी चारों ओर आग लग रही थी। ये देखकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा हैरान था और दानव धीरे धीरे करके पीछे हटने लगता है और पीछे ही नहीं, वो धीरे धीरे छोटा हो रहा था। वेंग एक बड़े गोल्डन फायर फिनिक्स में बदल जाता है और फिर वो एक ज़ोर से चीख मारता है जहाँ से आग निकल रहा था। वो दानव डर के मारे एक चूहा बन जाता है और फिर वो चूहा बन के वहाँ से भाग रहा था और वेंग ने उसे जलाकर भस्म कर दिया और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए जल गया। फिर धीरे धीरे करके वो चूहा एक जादुई रंग में बदल गया, जो कि एक वाइट कलर का था, और वो एक क्यूट सी फेरी में बदल गया। वो वेंग को देखते हुए कहा, वेंग, गॉड, फिनिक्स, आप बहुत अच्छे हो।
आपने मुझे मुक्ति दिलाया। वैन रोहान ने मुझे यहाँ पर एक दानव के रूप में कैद करके रखा था और आपने आज मेरी शरीर को जलाकर मुझे मुक्ति दिया है। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग लोक में जा सकती हूँ। ये सुनकर वेइंग अपनी ह्यूमन फॉर्म में आता है। तब तक वांगजी बेहोश हो चुका था। वेइंग ने कहा, तुम कौन हो? उस परी ने अपनी परिचय दिया। उसके बाद उसने वेइंग को ग्रीट किया और फिर चली गई वहाँ से। जैसे ही वो चली गई, वेइंग के कदम आगे बढ़े, तुरंत पूरा ही जगह बदल गया। हरी भरी घास और पेड़ पौधे में भर गया। जहाँ पर चिड़िया आ रही थी, फल उग रहे थे, फूल उग रहे थे, भीनी सी खुशबू आ रही थी। वेइंग सबको देखने लगा। तभी मिट्टी से एक लड़की निकलती है। वो धरती माता थी। उसने वेइंग को देखते हुए कहा, आज तुमने इस जगह को मुक्त किया है। वेइंग उसे देखते हुए कहा, ओह प्रकृति की देवी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये सुनकर उसने कहा, हाँ वेइंग, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। वेइंग ने कहा, आप सबकी माता हो और आपकी रक्षा करना हमारा काम है। धरती माता ने कहा, ये जगह काफ़ी दिनों से एक ऐसी जगह बनी हुई थी जहाँ पर इंसान तो क्या, जानवर भी आने के लिए डरता है, लेकिन तुमने आज उसको इतने बड़े श्राप से मुक्त दिया है। तुम बहुत अच्छे हो। मांगो, मैं तुम्हें कुछ वरदान देने वाली हूँ। वेइंग वांगजी को देखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि लानजान हमेशा खुश रहे और वो जल्दी से ठीक हो जाए। और तो और वो हमेशा मेरे साथ रहे, क्योंकि इन दिनों में उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। उसके जैसा हस्बैंड मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसका जैसा हस्बैंड मिला है। मेरी शादी हो गई है उसको। मुझे पता है कि वो एक ह्यूमन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा उसके साथ रहूँ। ये सुनकर धरती माता ने उसे वरदान दे दिया और फिर वहाँ से गायब हो गई। वेइंग जब धरती माता गायब हो रहा था तब आगे आता है और वहाँ से एक वाइट कलर का जार निकलता है जहाँ पर एक गोल्डन कोड चमक रहा था। उसे देखकर वेइंग ने कहा, ये तो वांगजी का है। उसने उसे ओपन कर दिया और फिर वो सीधा वांगजी के अंदर जाकर घुस गया। तुरंत वांगजी को होश आते हैं और उसके घाव अपने आप भर जाते हैं। वांगजी वेइंग को देखने लगा। वेइंग उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने वांगजी को हक करते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? वांगजी ने कहा, अगर मैं तुम्हें वहाँ से नहीं हटाता तो वो दानव तुम्हें मार देता, लेकिन मैं ज़िंदा कैसे हो गया? मुझे लगा शायद मैं मर चुका हूँ। वेइंग ने कहा, नहीं, तुम नहीं मर सकते हो। उसके बाद वांगजी ने कहा, जो मेरे सामने अभी अभी हुआ वो सब कुछ क्या था वेइंग? वेइंग ने अपनी खुद की परिचय दिया और सब कुछ बताया। वेइंग की बात सुनकर वांगजी ने कहा, क्या ये सच है वेइंग? वेइंग ने कहा, हाँ, मैं एक गोल्डन फायर फेनिक्स हूँ। वांगजी तुरंत घुटना टेक कर बैठ जाता है। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम एक गॉड हो। वेइंग ने उसे उठाते हुए कहा, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुमको मेरे सामने झुकना नहीं चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात होगी। वांगजी ने उसे देखते हुए कहा, तुम एक गॉड होकर मुझे ऐसे ह्यूमन को क्यों चूज़ किया? वेइंग ने कहा, क्योंकि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। वांगजी ने कहा, क्या? वेइंग ने कहा, हाँ, मुझे पहले लगा था शायद मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर फंस गया। ये बोलकर वो पीछे मुड़ गया। वांगजी ने कहा, फंस गया मतलब? वेइंग ने कहा, फंस गया मतलब फंस गया मतलब तुम समझते नहीं हो क्या? बोले बच्चे हो। वांगजी उसे देखने लगता है। वेइंग ने कहा, तुम गाड़ी में आते थे जो सोच रहे थे ना, वही। वांगजी की होठों के ऊपर एक स्माइल थी। उसने कहा, प्यार? वेइंग ने कहा, हाँ, तुम्हारे प्यार ने मुझे रोक लिया है, अब मैं नहीं जाने वाला, समझी? वांगजी ने वेइंग को हक करते हुए कहा, रियली? वेइंग ने कहा, हाँ। उसके बाद उसने उसके तरफ देखा बहुत ही प्यार से। वेइंग ने कहा, मैंने सुना है जब प्यार का इजहार करते हैं तो दोनों किस भी करते हैं, क्या तुम वो करने वाले हो? वांगजी कुछ कहने से पहले ही उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वेइंग को कुछ समझ में नहीं आया कि इस वक्त क्या हो गया। उसके बाद वो उसके लिप्स के ऊपर से हाथ फिराते हुए उसे हग कर लेता है और टाइटली, और वेइंग भी उसे किस बैक करता है और फिर वो दोनों धीरे धीरे करके वहाँ पर बैठ जाते हैं। और बैठते हुए वांगजी वेइंग के नेक के पास आता है और वहाँ पर स्मेल करते हुए कहा, तुम्हारे ओमेगा फेरामोन्स मुझे अट्रैक्ट कर रहा है वेइंग। वेइंग को अब समझ में आ रहा था
कि दिल की धड़कन की वजह से उसकी ओमेगा हिट चालू हो चुका है। उसने कहा कि क्या इसीलिए मुझे इतनी गर्मी लग रही है? मुझे लगा शायद मैं गोल्डन फिनिक्स में बदला, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है विंग? विंग दौड़कर एक गुफा के अंदर छुप जाता है। उसने कहा, मुझे अभी ठंड चाहिए, मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, मेरी ओमेगा हीट आई है। वांग जी उसके पास आते हुए कहा, तुम चिंता मत करो विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विंग ने उसकी आंखों में देखा। उसने अपनी अल्फा को ऐसे देखा जैसे कि वो उसकी आंखों में डूब से जा रहा था। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, विंग, मुझे पता है कि हीट के दौरान क्या होता है, तुम्हें दर्द हो रही है ना, तुम चिंता मत करो, जब तक वांग जी हैं तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ पर आराम से रहो। लेकिन हाँ, मैं इतना भी नहीं हूँ कि तुम्हारी इस मौके का फ़ायदा उठाऊँ। जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, मैं अपनी नोज़ को बंद कर लूँगा। तुम्हारे फेरामोन्स मुझे कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर मैंने उन्हें स्मेल नहीं किया तो वो मुझे अट्रैक्ट नहीं करेंगे। वो उठ गया। उसने उठते हुए कहा, मैं बाहर बाहर आ जाऊँ ताकि तुम आराम से रह सको। विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया। पकड़ते हुए कहा, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? ये सुनकर वांग से पीछे मुड़ते हुए कहा, क्या? विंग ने कहा, मैं चाहता हूँ कि इस दौरान तुम मेरे साथ रहो और मेरी हेल्प करो, जैसे कि एक हस्बैंड एक वाइफ को करता है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या तुम मुझे अपने आप को टच करने के लिए परमिशन देते हो? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स। वांग जी बस इसके लिए वेट कर रहा था, मुझे पता है। उसके बाद वो उसके पास आ जाता है। उसके बाद वो फिर से उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और लिप्स को कैप्चर करने के बाद वो उसके लिप्स को लगातार सक करता रहता है, सक करता रहता है, सक करता रहता है। और ऐसे करते करते वो लोग लेट जाते हैं। और लेटने के बाद आपको तो पता ही है क्या होने वाला है। उसके बाद वो दोनों ही अपने अपने नब्स को खोल देते हैं और फिर विंग की जो हॉट बॉडी था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। एक तो विंग वैसे भी हॉट है और ऊपर से इतना हॉट, तो हॉट हॉट मिलकर इतना हॉट हो जाता है कि वांग जी पिघल जाता है, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा कोल्ड है ना। मैं मजाक से बोल रहा था यार। उसके बाद उन दोनों के बीच लव क्रिएट होता है और फिर वो एक दूसरे को इजहार करते हैं, मार्क करते हैं, वो इंटीमेट होते हैं कई बार। वो लोग टोटल 1 हफ्ता वहाँ पर रहता है और विंग का हीट 1 हफ्ता तक चलता है। और वांग जी उसके लिए खाना प्रिपेयर करता है, उसके लिए सूप बनाता है, वहाँ पर आग जलाता है लकड़ियों से। विंग जब 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 उसको होश आता है तब तक उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब। और उसके बाद वांग जी फिर से उसका हेल्प करता है। आप लोग जानते होंगे ना कैसे हेल्प करते हैं, वैसे ही हेल्प करता है। उसके बाद फिर जब वो सो जाता है तब वांग जी फिर से उसके लिए खाना बनाता है और फिर सोते सोते उसको खाना खिलाता है, उसे दवाई देता है, मेडिसिन देता है, उसका ख्याल रखता है। और फिर ऐसे करते 1 हफ्ता बीत जाता है। इधर मैडम लान को ये समझ में आता है कि शायद वांग जी और विंग मर चुके होंगे और फिर उनकी क्या बोलते हैं, अंतिम संस्कार करने के लिए वो लोग कुछ भी कर रहे थे। 1 हफ्ता बीत चुका था, वो लोग वापस नहीं आए थे। तो उसी दिन ना वांग जी और विंग वापस आ जाते हैं। ये देखकर ना वो सब लोग हैरान थे और मैडम लान ना सब कुछ छुपा रही थी। उसने कहा, नहीं नहीं, हम तो यहाँ पर बस ऐसे ही वांग जी की जो दादाजी है ना उसके लिए पूजा कर रहे थे। ये सुनकर ना विंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और विंग उन्हें गुस्से में देखने लगता है। मैडम लान लास्ट में घुटना टेक कर बैठ जाती है और फिर उनसे माफ़ी मांगने लगती है। फिर विंग जाकर उन्हें माफ़ कर देता है और कहता है कि वो यहाँ से जाने वाला है। ये सुनकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है। फिर सीन कट होता है। अब वापस आते हैं। विंग अभी कहानी की किताब पढ़ रहा था। धरती के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बारे में जान रहा था और कुछ कुछ फैमिली की जो फ्यूचर है वो चेंज कर रहे थे। जो लोग बहुत बुरे हैं उनको सज़ा दे रहा था और जो लोग बहुत अच्छी हैं उनको इनाम दे रहा था विंग। तभी इधर विंग ने किताब को फेंकते हुए कहा, हाँ बहुत सारा किताब पढ़ लिया है, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे सूप पीनी है, क्या मुझे एक कटोरी सूप मिलेगा? ये सुनकर कोई सूप लेकर आता है और उसके टेबल के ऊपर रखता है। वो स्वर्ग था, स्वर्ग लोक में विंग था। फिर उस इंसान के चेहरे को दिखाया जाता है, वो कोई और नहीं बल्कि लान वांग जी था। और फिर विंग सूप को पीते हुए कहा, थैंक यू सो मच। वांग जी वहाँ पर बैठ गया। उसने कहा, मुझे पता था कि तुम बहुत भूखे होंगे, चलो डिनर रेडी है, आकर कर लो। फिर 2 बच्चों को वो उठा लेता है
उसने कहा बच्चे सो गए हैं लेकिन तुमने अभी तक इन्हें सुलाया नहीं। विंग ने कहा वो कहानी सुन रहे थे ना, और सुनते सुनते कब सो गए। वांग जी ने लेकर चला गया, वो दोनों ट्विंस बेबी थे। इधर विंग उठ जाता है। विंग कैमरे को देखते हुए कहा क्या आपको क्या लगा मैं अकेला ही धरती से वापस आ जाऊंगा मेरे लानसान को छोड़कर? हरगिज़ नहीं, और उस मैडम लान के पास अपने लानसान को छोड़कर आऊँगा। हाँ, मैं इसे भी अपने साथ लेकर आया हूँ, और पता है हमारे पास 2 प्रोडक्ट भी हैं। एक का नाम लान युआन है और दूसरे का नाम लान सिजुए है। और वो 2 प्रोडक्ट ना बिल्कुल एक वांग जी की तरह और दूसरा मुझ पर गया है। और पता है ना कि मैं कैसा हूँ, तो सोच लो कि युआन भी कैसा ही होगा। और सिजुए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वो अपनी पापा की तरह है, हर रूल्स को फॉलो करता है। लेकिन युआन बिल्कुल मेरी तरह है। आई मीन मैं ज़्यादा अच्छा हूँ ना, इसीलिए वो हैंडसम है। क्योंकि मैं हैंडसम हूँ ना, ये बोलकर वो आगे चला गया। और फिर उसने अपनी स्वीट फैमिली को मतलब एक्सेप्ट किया और फिर उनके साथ डिनर किया। बच्चे तो सो चुके थे और विंग ने हम सबको गुड नाइट भी कहा। और इस स्वीट फैमिली को दिखाते हुए इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फैन फिक्शन को देखने के लिए। और मैंने यहाँ पर रोमांस इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि घर में बहुत सारे लोग हैं जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। वैसे तो मैं इसे रिकॉर्ड 4-5 दिन से कर रही हूँ क्योंकि घर में इतने ज़्यादा लोग हैं कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। छोड़ो, कोई बात नहीं, दूसरे वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। बाय बाय।